हेलो दोस्तों, आज के इस नए लेक्चर में हम शुरू करेंगे रिमोट सेंसिंग, जो कि आपके बीए फिफ्थ सेमेस्टर ज्योग्राफी के सिलेबस में इंक्लूडेड है। आपका ये पूरा पेपर 4 यूनिट में डिवाइड होगा, जिसमें 2 यूनिट में आपको रिमोट सेंसिंग के बारे में पढ़ना है, 1 यूनिट में जीआईएस के बारे में पढ़ना और 1 यूनिट में फोटो ज्योमेट्री के बारे में पढ़ना है। तो जो 2 यूनिट वाला रिमोट सेंसिंग है, मैं इस वीडियो में इसको कवर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी मददगार होगी जो भी रिमोट सेंसिंग के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बेसिक अगर हम रिमोट सेंसिंग के इंट्रोडक्शन की बात करें तो रिमोट सेंसिंग इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ acquiring information about the earth surface without having any physical contact with it। मीन्स रिमोट सेंसिंग एक कला और विज्ञान है अक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने का अबाउट द अर्थ सरफेस मतलब पृथ्वी के सरफेस पर से, बिना उसको टच किए, किसी भी फिजिकल कांटेक्ट में आए, किसी भी चीज़ के बारे में जो अर्थ सरफेस पे है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना ही रिमोट सेंसिंग कहलाता है। दिस इज डन बाई सेंसिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड इमिटेड एनर्जी। इसको कैसे किया जाता है तो रिफ्लेक्टेड और इमिटेड एनर्जी की मदद से जो है रिमोट सेंसिंग की सहायता से इंफॉर्मेशन गैदर किया जाता है, अक्वायर किया जाता है। रिमोट और सेंसिंग ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है रिमोट सेंसिंग, जिसमें रिमोट का अर्थ है फॉर अवे मतलब दूर, मतलब जो भी चीज़ दूर है उसको हम रिमोट कर सकते हैं। सेंसिंग मतलब ऑब्जर्विंग और अक्वायरिंग सम इंफॉर्मेशन। सेंसिंग का मतलब होता है इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, एक्वायर करना। तो रिमोट सेंसिंग जब दोनों शब्द मिल जाते हैं तो इसका मतलब होता है रिमोट सेंसिंग मीन्स अक्वायरिंग इंफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स फ्रॉम अ डिस्टेंस। किसी भी दूर स्थित वस्तु के बारे में इंफॉर्मेशन अक्वायर करना, कलेक्ट करना, जुटाना ही रिमोट सेंसिंग है, बिना उसके फिजिकल कांटेक्ट में आए। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब रिमोट सेंसिंग आल्सो नोन एज द अर्थ ऑब्जर्वेशन। तो रिमोट सेंसिंग से हम अर्थ को ऑब्जर्व करते हैं, तो इसलिए इसको अर्थ ऑब्जर्वेशन भी कहा जाता है रिमोट सेंसिंग को। मीन्स ऑब्जर्विंग द अर्थ विथ सेंसर, सेंसर की सहायता से अर्थ को ऑब्जर्व करना फ्रॉम हाई अबव इट्स सरफेस, मतलब जो अर्थ है अर्थ के ऊपर, अर्थ के ऊपर कहने का मेरा मतलब यहाँ ये है कि जो अर्थ सरफेस है उसके ऊपर जो है वहाँ से सेंसर की सहायता से अर्थ पे जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना जो है रिमोट सेंसिंग का काम है। रिमोट सेंसिंग क्या करता है, ऑब्जर्व करता है सेंसर की सहायता से। सेंसर और लाइक सिंपल कैमराज, सेंसर क्या होते हैं, एक सिंपल कैमरा की तरह होते हैं, एक्सेप्ट दैट दे नॉट ओनली यूज विजिबल लाइट but also other bands of the electromagnetic spectrum such as infrared, microwave और ultraviolet region। इसका क्या अर्थ हुआ, जो सेंसर होते हैं वो कैमरे की तरह काम करते हैं, लेकिन अगर कैमरे की हम बात करें तो कैमरा केवल तभी काम करेगा जब आप उसको विजिबल लाइट देंगे। ओके, विजिबल लाइट जब रहेगा तभी कैमरा आपकी फ़ोटो क्लिक करेगा, उसमें आपको चीज़ें दिखाएगा। लेकिन ये जो सेंसर होते हैं वो अपनी अदर बैंड के साथ भी जो है फ़ोटो लेते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जैसे इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और अल्ट्रावायलेट रीजन्स वगैरह में जो चीज़ें, जो रेज आती हैं उनको सेंस करके ये इन्फॉर्मेशन बताते हैं। ओके, जैसे अगर हम कैमरा से फ़ोटो खींचते हैं तो उससे भी हमको इन्फॉर्मेशन ही मिलता है, इस जगह पे क्या है, इस जगह पे क्या है, ऐसे करके। तो अगर हम सेंसर, ओके, तो जिस तरह कैमरा इन्फॉर्मेशन देता है उसी तरह सेंसर जो होते हैं वो रेज को सेंस करके, रेज जो किसी थिंग्स या किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है उससे जो रेज फिर रिफ्लेक्ट होके आती है उसे सेंसर क्या करते हैं, सेंस करते हैं और उससे इन्फॉर्मेशन देते हैं। दे आर सो हाई अप दैट दे कैन मेक इमेज ऑफ वेरी लार्ज एरिया। तो जो सेंसर होते हैं वो बहुत हाइट पे लगे होते हैं, इसलिए बहुत बड़े एरिया का वो इमेज ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। नाउ डेज रिमोट सेंसिंग इज मेनली डन फ्रॉम स्पेस यूजिंग सैटेलाइट। मतलब जो इस समय सैटेलाइट है, जो सैटेलाइट अर्थ पे पूरा ऑब्जर्व करता है उसमें भी सेंसर ही काम करते हैं। ओके, तो मैंने आपको बता दिया कि रिमोट सेंसिंग क्या होता है। दूसरा जो आपका इसमें टॉपिक है यूनिट फर्स्ट में वो है हिस्ट्री ऑफ रिमोट सेंसिंग।
तो रिमोट सेंसिंग के हिस्ट्री में इसकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा लंबी तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें जो कि आपके पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको, जो इसमें ब्लू पेन से लिखा हुआ है वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। जैसे 1800 में डिस्कवरी होती है इंफ्रारेड की डिस्कवरी किसने की थी? तो सर डब्ल्यू हर्शल ने की थी। ऐसे क्वेश्चंस भी जेआरएफ या फिर इसमें सीयूईटी ऐसे में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि जो इंफ्रारेड थी उनकी डिस्कवरी किसने की थी? तो सर डब्ल्यू हर्शल ने। ओके, 1839 में क्या होता है? बिगनिंग ऑफ प्रैक्टिस ऑफ फोटोग्राफी। रिमोट सेंसिंग बेसिकली फोटोग्राफी ही है। रिमोट सेंसिंग जो है वो फोटोग्राफी से ही निकला हुआ है। तो जब फोटोग्राफी का बिगनिंग होता है 1839 में, वहाँ से भी रिमोट सेंसिंग आप मान सकते हैं कि स्टार्ट हुआ था। 1947 में इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम शोड बाई JBL फॉकल्ट। ओके, चूँकि आपका जो रिमोट सेंसिंग है वो काम करता है एनर्जी से, एनर्जी सोर्स होना चाहिए कोई। तो एनर्जी सोर्स से जो है रेज निकलती हैं सेंस करने के लिए और ऑब्जेक्ट पे पड़ती हैं, फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट होता है तो जाके वो सैटेलाइट में जो है उसको सेंस करके दिखाता है कि यहाँ पे अर्थ सरफेस पे ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए हमको? ये जो रेज आ रही हैं, तो रेज बहुत टाइप्स की आती हैं, जैसे एक्स रेज, गामा रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, इंफ्रारेड, विजिबल रेज। तो ये सारे रेज की जब डिस्कवरी हुई उसके बाद ही रिमोट सेंसिंग की भी डिस्कवरी होगी। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम जो थी वो देखा गया JBL फॉकल्ट के द्वारा 1847 ईस्वी में। फिर 1859 में फोटोग्राफी फ्रॉम बलून्स। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि सबसे पहले बलून से फोटोग्राफी की गई थी 1859 में, 1859 ईस्वी में। 1873 में थियरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लाया गया JC मैक्सवेल के द्वारा। तो JC मैक्सवेल जो थे उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की थियरी लाई 1873 में, जिसके माध्यम से एनर्जी आती है ऑब्जेक्ट के पास, रेज आते हैं ऑब्जेक्ट के पास। ओके, अगर हम इसको सन मान लें तो यहाँ से जो एनर्जी निकल रही है, जो रेज निकल रहे हैं, वो स्पेक्ट्रम के फॉर्म में आएंगे। इसमें जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहा जाएगा। ओके, तो 1873 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की थियरी आई थी। 1909 में क्या होता है? फोटोग्राफी फ्रॉम एरोप्लेन्स। ओके, एयरप्लेन से फोटोग्राफी 1909 में 1909 में स्टार्ट होती है। तो बलून से अगर पूछेगा तो 1859 ईस्वी में, और अगर आपसे पूछे कि एयरप्लेन से जब कब फोटोग्राफी हुई थी तो 1909 ईस्वी में। फिर 1916 में जब वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ तो वहाँ पे एरियल रिकन्सेंस हुआ। उसके बाद 1935 में डेवलपमेंट ऑफ रडार इन जर्मनी, जो कि 1935 में 39 में जब एक तरह से कहें माहौल बनने लगा द्वितीय विश्व युद्ध का, तो उस समय जर्मनी ने अपना एक विकसित किया रडार। तो 1935 में रडार विकसित हुआ। रडार क्या करता है? रडार सेंसर की तरह ही होता है जो कि एनर्जी को खुद भेजता है, या फिर जो भी एनर्जी रिफ्लेक्ट होके जाती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताता है। ठीक है, तो मेनली ये जो स्लाइड है ये मेनली JRF और जो CUET की तैयारी कर रहे हैं लोग उनके लिए है। अगर आपको BA 5th सेमेस्टर में अगर आपको पढ़ना है तो इसमें जो मैंने ब्लू से किया है 1859 में फोटोग्राफी फ्रॉम बलून्स, फिर 1909 में फोटोग्राफी फ्रॉम एयरप्लेन्स, उसके बाद 1959 में फर्स्ट स्पेस फोटोग्राफ ऑफ द अर्थ, यानी कि एक्सप्लोरर 6 सैटेलाइट के द्वारा जो है वो स्पेस से अर्थ की फोटोग्राफी की गई थी 1959 में पहली बार। उसके बाद 1972 में लॉन्च किया गया लैंडसेट 1, जो कि ERTS 1 के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसमें MSS सेंसर था। उसके बाद 1986 में फ्रेंच कॉमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी कि स्पॉट भेजा गया 1986 में कॉमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए। उसके बाद 1999 में लॉन्च ऑफ इग्नोस वेरी हाई स्पेशियल रिजोल्यूशन सेंसर सिस्टम। रिजोल्यूशन के बारे में बताएंगे, रिजोल्यूशन बेसिकली आगे आपका आएगा उसमें हम आपको बताएंगे। तो 1919 में जो लॉन्च हुआ इग्नोस, वो सबसे हाई रिजोल्यूशन का जो है सैटेलाइट था। तो ये आपका जो है हिस्ट्री है सैटेलाइट का, रिमोट सेंसिंग का। ओके, कि रिमोट सेंसिंग का विकास डेवलपमेंट कैसे हुआ। अब चलिए हम आगे देखते हैं। आपके सिलेबस में जो अगला टॉपिक है वो है कितने टाइप्स के सेंसर होते हैं। चूँकि मैंने बताया कि जो भी काम करेगा सेंसर ही करेगा। जो सैटेलाइट लगा होता है
सेंसर की वजह से ही वो काम करता है। तो इसमें मुख्य रूप से आपके पास दो सेंसर होते हैं, पैसिव सेंसर और एक्टिव सेंसर। तो पैसिव में क्या होता है, जब जो एनर्जी है, एनर्जी का जो सोर्स है, सेंसिंग के टू टाइप्स होते हैं, एक पैसिव रिमोट सेंसिंग और एक्टिव रिमोट सेंसिंग। जो एनर्जी होती है, जैसे जो सन से एनर्जी निकलती है, यानी कि जो किरणें आती हैं वो नेचुरल है, तो जो नेचुरल होती हैं उसको हम पैसिव सेंसिंग कहते हैं। अगर हम नेचुरल सोर्स से जो एनर्जी आ रही है उससे अगर हम सेंसिंग कर रहे हैं तो वो पैसिव सेंसिंग कहलाएगा। द सन एनर्जी इज आइदर रिफ्लेक्टेड एज इट फॉर विजिबल वेवलेंथ और ऑब्जॉर्ब्ड एंड देन re-emitted as it is for thermal infrared wavelengths. Remote sensing system which measure energy that is naturally available are called passive sensor. तो पैसिव सेंसर किसको कहेंगे? पैसिव सेंसर वहाँ पे होगा जहाँ पे जो एनर्जी का सोर्स है, एनर्जी का जो सोर्स है वो नेचुरल है। ओके, एनर्जी का जो सोर्स है वो नेचुरल है। और पैसिव सेंसर कैन ओनली बी यूज्ड टू डिटेक्ट एनर्जी व्हेन द नेचुरली अकरिंग एनर्जी इज अवेलेबल। तो जो नेचुरल एनर्जी होती है, जैसे सन से अगर कोई एनर्जी आ रही है, केवल उसी को ये सेंस कर पाएंगे पैसिव सेंसर। फॉर ऑल रिफ्लेक्टेड एनर्जी दिस कैन ओनली टेक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम व्हेन द सन इज इल्यूमिनेटिंग द अर्थ। ये केवल तभी होंगे जब सन के द्वारा अर्थ पे रोशनी भेजी जा रही होगी, तभी ये केवल काम कर पाएंगे पैसिव सेंसर। देयर इज़ नो रिफ्लेक्टेड एनर्जी अवेलेबल फ्रॉम द सन एट नाइट। मतलब रात में ये काम नहीं कर सकते हैं। रात में जब सन ही नहीं है, एनर्जी का कोई सोर्स ही नहीं है, तो रात में ये काम ही नहीं करेंगे। तो इससे वो करने के लिए एक कृत्रिम रूप से सेंसर बनाया गया जिसको एक्टिव सेंसर के नाम से जाना जाता है। तो एक्टिव सेंसर क्या होते हैं? एक्टिव सेंसर प्रोवाइड करते हैं अपनी खुद की एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ओन एनर्जी सोर्स। मतलब अगर इनको किसी अर्थ सरफेस पे किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, किसी लैंड के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो ये सेंसर जो होते हैं वो खुद अपनी एनर्जी भेजते हैं उस ऑब्जेक्ट के पास। उस ऑब्जेक्ट से फिर जो एनर्जी रिफ्लेक्ट होके आती है उससे जो है ये उसका इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। यानी कि एक्टिव सेंसर जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं देयर ओन एनर्जी सोर्स फॉर इल्यूमिनेशन। द सेंसर इमिट्स रेडिएशन विच इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड द टारगेट टू बी इन्वेस्टिगेटेड। जो टारगेट की तरफ भेजा जाता है नीचे अर्थ सरफेस पे, और वहाँ से फिर जब वो रिफ्लेक्ट होके सेंसर के पास आता है तो उससे वो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। The radiation reflected from that target is detected and measured by the sensor. Advantage for active sensor include the ability to obtain measurement anytime regardless of the time of the day and season. मतलब जो एक्टिव सेंसर है उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी भी आप उससे सेंसिंग कर सकते हैं, कभी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, चाहे कोई सीजन हो। सीजन से क्या मतलब, यहाँ पे जैसे अगर हमारे पास केवल पैसिव सेंसर रहेगा तो ठंडी के सीज़न में या फिर बरसात के सीज़न में हम ये सेंसिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब हमारे पास सन की एनर्जी ही नहीं आएगी, रोशनी ही नहीं आएगी, तो हम कैसे जो है उस कैसे रिफ्लेक्ट होगा और कैसे हम सेंस कर पाएंगे पैसिव सेंसर में। इसलिए एक्टिव सेंसर ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये बिना सीज़न के, इस पे सीज़न का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, टाइम का कोई इम्पैक्ट नहीं, मतलब दिन हो या रात हो कभी भी ये सेंसिंग करता है हमेशा। Active sensor can be used for examining wavelength that are not sufficiently provided by the sun, such as microwaves, or to better control the way a target is illuminated. अब जैसे रिमोट सेंसिंग में कुछ ऐसे भी वेवलेंथ के रेज काम में लाए जाते हैं जो सन द्वारा नहीं भेजे जाते हैं। क्योंकि सन द्वारा तो भेजे जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के रूप में, लेकिन वो अर्थ सरफेस पे नहीं आ पाते हैं। आपको पता होगा कि एटमॉस्फेयर जो होता है वो बहुत सारी रेज को, जो भी हार्म रेज होती हैं उनको रोक लेता है, जैसे एक्स रेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट की बहुत सारी किरणें रोक लेता है, ओजोन जो लेयर है वो। तो इससे क्या होता है, और फिर अभी विजिबल रेज को आने देता है, विजुअल रेज को आने देता है, और इंफ्रारेड की कुछ किरणों को आने देता है, जिसको हम विंडो कहते हैं। ओके, एटमॉस्फेयर का विंडो कहते हैं, क्योंकि इतनी ही रेज जो है वो अर्थ पे आ पाती हैं। तो एक्टिव सेंसर जो होता है वो अपना खुद का जब एनर्जी सोर्स जब प्रोवाइड कराता है तो उसमें आप देखेंगे तो माइक्रोवेव प्रोवाइड करा सकता है, इसी तरह फिर वो रेडियो वेव प्रोवाइड करा सकता है। तो ऐसे करके
एक्टिव सेंसर जो होता है वो पैसिव सेंसर से ज़्यादा कारगर साबित होता है। तो एक्टिव सेंसर और पैसिव सेंसर, टाइप्स ऑफ सेंसर के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर के माध्यम से, ये जो एनर्जी आ रही है, यहाँ से सन से एनर्जी निकल रही है, अर्थ सरफेस पे ये जो आपको दिख रहे हैं, पेड़ दिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ जानवर दिख रहे हैं, तो इनसे जो है एनर्जी यहाँ से जो निकली वो टकराई, टकराने के बाद ये पुनः रिफ्लेक्ट होके जाती है सैटेलाइट जिसमें सेंसर लगे हुए हैं उनके पास, और वहाँ पर जो सेंस करके इन्फॉर्मेशन गैदर किया जाता है, वो इन्फॉर्मेशन चूँकि रहता किस में है, वो तो डिजिटली फॉर्म में है, सेंस किया हुआ केवल इन्फॉर्मेशन है, तो उसको प्रोसेसिंग के लिए, एनालाइज के लिए भेज दिया जाता है, एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे। ओके, तो अगर सन से एनर्जी आ रही है तो हम इसको क्या कहेंगे, पैसिव सेंसर। और अगर जो सेंसर खुद अपनी एनर्जी भेज रहा है, खुद अपनी एनर्जी भेज रहा है और फिर जो है रिफ्लेक्ट होके जो रेज हैं वो जाके यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बता रही हैं, तो इसको हम कहते हैं एक्टिव सेंसर। ठीक है, आपको डिफरेंस पता चल गया होगा एक्टिव सेंसर और पैसिव सेंसर में। अब बात करेंगे जो एनर्जी होता है। अब जो रिमोट सेंसिंग जो है, रिमोट सेंसिंग के बारे में जब हम बात करते हैं तो कैसे काम करता है, प्रोसेस उसका कैसा है, ये भी आपके सिलेबस में है। तो प्रोसेस कैसे करता है रिमोट सेंसिंग, सबसे पहले ए जो है, ए मीन्स यहाँ पे सन जो है वो एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर रिमोट सेंसिंग इज टू हैव एन एनर्जी सोर्स विच इल्यूमिनेट्स और प्रोवाइड्स, सॉरी, सन क्या करेगा, प्रोवाइड कराएगा एनर्जी को। कैसे प्रोवाइड कराएगा, अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के माध्यम से। जो रोशनी आएंगी, जो रेज आएंगी, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह आती हैं। तो द फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर रिमोट सेंसिंग इज टू हैव एनर्जी सोर्स विच इल्यूमिनेट्स और प्रोवाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी टू द टारगेट ऑफ इंटरेस्ट। टारगेट ऑफ इंटरेस्ट किसको कह रहे हैं हम, जिसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन गैदर करना है उसको हम टारगेट ऑफ इंटरेस्ट कह रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले तो हमको एक चाहिए एनर्जी सोर्स, ये आपका हो गया पहला। दूसरा है रेडिएशन एंड द एटमॉस्फेयर। तो ये जो अर्थ और सन के बीच जो चीज़ें हैं, अर्थ और सन के बीच में जो चीज़ें वो क्या है, एटमॉस्फेयर हैं। तो एटमॉस्फेयर में जो रेडिएशन चल के आ रही हैं उनका इंटरेक्शन होगा एटमॉस्फेयर के साथ, यानी कि रेडिएशन एंड एटमॉस्फेयर का जब मिलन होता है, एज द एनर्जी ट्रेवल्स फ्रॉम इट्स सोर्स टू द टारगेट इट विल कम इन कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में आती हैं विथ एन इंटरेक्ट विथ एटमॉस्फेयर। और जो वेव हैं, जो एनर्जी है वो क्या कर रही है, इंटरेक्ट कर रही है एटमॉस्फेयर से यहाँ पे। और ये इंटरेक्ट एटमॉस्फेयर से दो बार करती है, एक तो यहाँ पर एनर्जी आते समय, और आने के बाद जब यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट है उसके बाद उससे रिफ्लेक्ट होने के बाद पुनः जब ये सेंसर के पास जाती है तो पुनः एक बार ये एटमॉस्फेयर से इंटरेक्ट करती है। तो यहाँ पे दो बार जो है एटमॉस्फेयर से इंटरेक्शन होता है, इसका एनर्जी जो सन से निकल रही है। तीसरा जो होता है वो आता है इंटरेक्शन विद द टारगेट। तो मैंने अभी आपको बताया कि सन से पहले एनर्जी निकली, फिर वो एटमॉस्फेयर से इंटरेक्शन की, इंटरेक्शन करने के बाद वो आती है टारगेट के पास और टारगेट से इंटरेक्शन करती है जो एनर्जी निकली हुई है वो। ओके, जो चौथा है आपका वो है रिकॉर्डिंग ऑफ एनर्जी बाय द सेंसर। तो सेंसर के द्वारा जो एनर्जी रिकॉर्ड की जाती है उसके बारे में है। डी मीन्स ये वाला, ये जो आपका सैटेलाइट देख रहे हैं ये है डी वाला, इसको पढ़ते हैं। तो आफ्टर द एनर्जी हैज़ बीन स्कैटर्ड बाई और इमिटेड फ्रॉम द टारगेट वी रिक्वायर अ सेंसर। तो एनर्जी जब स्कैटर्ड होती है या इमिटेड होती है टारगेट से, तो हमको एक सेंसर चाहिए होगा जो सेंस कर सके उस जो एनर्जी स्कैटर्ड हुई है या फिर रिफ्लेक्ट हुई है उसको सेंस कर सके और इन्फॉर्मेशन बता सके। तो टू कलेक्ट एंड रिकॉर्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो इसके लिए हम सैटेलाइट लगा देते हैं, सैटेलाइट में सेंसर लगा देते हैं जो स्कैटर्ड या रिफ्लेक्टेड जो एनर्जी होती है उसको वो कलेक्ट करके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। ठीक, पांचवा जो पॉइंट है, पांचवा जो प्रोसेस में चीज़ें आती हैं वो आती हैं ट्रांसमिशन, रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग। अब चूंकि हमने सैटेलाइट के माध्यम से, सेंसर के माध्यम से इन्फॉर्मेशन तो कलेक्ट कर लिया, अब हम इसको पुनः भेजते कहाँ पे हैं, तो प्रोसेसिंग के लिए हम भेजते हैं इसको। आप यहाँ पे देखेंगे प्रोसेसिंग के लिए, एनालिसिस के लिए हम इसको यहाँ पे भेज दिए। ठीक है, यहाँ पे एनालाइज होगा और एनालाइज होने के बाद यहाँ पे उसके एप्लीकेशन के लिए
भेज दिया जाएगा और यहीं पे ये हार्ड कॉपी या डिजिटल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया जाएगा। क्योंकि अलग अलग पर्पज़ के लिए इसका यूज करना है तो अलग अलग चीज़ें यहाँ पे अप्लीकेबल होंगी और यहाँ पे एप्लीकेशन इसका बनाया जाएगा। तो ये आपका छठा पॉइंट था और सातवां एप्लीकेशन मैंने ये भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, द प्रोसेस इमेज इज इंटरप्रेटेड विजुअली एंड और डिजिटली और इलेक्ट्रॉनिकली टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द टारगेट विच वाज इल्यूमिनेटेड। एप्लीकेशन में हम बात करें तो द फाइनल एलिमेंट ऑफ द रिमोट सेंसिंग प्रोसेस इज अचीव्ड व्हेन वी अप्लाई द इंफॉर्मेशन। जो फाइनल एलिमेंट है रिमोट सेंसिंग का वो है जब हम अप्लाई करते हैं, जो हम इंफॉर्मेशन गेदर किए हैं जब हम उसका यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं कहीं पे, तो ये लास्ट प्रोसेस होता है रिमोट सेंसिंग का एप्लीकेशन का। तो वी हैव बीन एबल टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द इमेजनरी अबाउट द टारगेट इन ऑर्डर टू बेटर अंडरस्टैंड इट रिवील सम न्यू इन्फॉर्मेशन और असिस्टेंट इन सॉल्विंग। तो हम रिमोट सेंसिंग के माध्यम से क्या करते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में बिना उसको फिजिकली टच किए उसके बारे में इंफॉर्मेशन गेदर करते हैं। अब बात करें जो सन से एनर्जी निकल रही है या फिर सेंसर जो खुद अपनी एनर्जी देता है ऑब्जेक्ट पे, टारगेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो एनर्जी देता है, या फिर सन से जो एनर्जी आती है टारगेट ऑफ इंटरेस्ट पे, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के रूप में आती है। तो आपके टॉपिक में, आपके सिलेबस में ये भी टॉपिक इंक्लूडेड है, तो इसको भी हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रेंज फ्रॉम द शॉर्टर वेवलेंथ including gamma and X-rays to the longer wavelength including microwaves and broadcast radio waves। मतलब छोटे से लेके बड़े वेवलेंथ तक जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो रेंज होता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का रेंज। देर आर सेवरल रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच आर यूजफुल फॉर रिमोट सेंसिंग। तो बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं, रीज़न मतलब एरिया हैं, जैसे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है ऐसे उसमें बैंड बन के आता है। तो इसमें से कुछ ऐसे रीजन होते हैं जैसे विजिबल रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, ये सारी चीज़ें रिमोट सेंसिंग में हम यूज कर सकते हैं। तो यही यहाँ पे कह रहा है कि देयर आर सेवरल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच आर यूजफुल फॉर रिमोट सेंसिंग। ओके, द वेवलेंथ इज द लेंथ ऑफ वन वेव साइकिल विच कैन बी मेजर्ड एज द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव वेव क्रस्ट। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे आप देखिए, वेवलेंथ किसको कहेंगे वो यहाँ पे बता रहा है कि वेवलेंथ क्या है। तो एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट के बीच की जो दूरी होती है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। जैसे ये जो तरंग चल रही है, ठीक, ये जो वेव चल रही है, इस वेव में जो ये ऊपरी इसको श्रृंग कहते हैं, तो और इसको गर्त कहते हैं। तो दो श्रृंगों या दो गर्तों के बीच की जो दूरी होती है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है, या इसको क्रिस्ट और इसको ट्रफ कहते हैं। तो द वेवलेंथ इज द लेंथ ऑफ वन वेव साइकिल विच कैन बी मेजर्ड एज द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव वेव क्रेस्ट। वेवलेंथ इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीक लेटर लैम्डा। वेवलेंथ को किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से, जो कि ग्रीक है। वेवलेंथ इज मेजर्ड इन मीटर्स, मीटर्स में इसको मेजर करते हैं कई जगह, मीटर के ही छोटे यूनिट में, जैसे नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, सेंटीमीटर, इन सब में इसको मेज़र किया जाता है। फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो एक सेकेंड में या फिर किसी एक यूनिट टाइम में कितनी बार जो है ये वेव अपना एक सेकेंड में कितनी बार ये कंपन कर रही है, इसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी कि रिफर्स टू द नंबर ऑफ वेव्स क्रेस्ट पासिंग इन अ गिवन पॉइंट इन स्पेसिफिक यूनिट ऑफ टाइम, इट इज़ नॉर्मली मेजर्ड इन हर्ट्स। इसका जो यूनिट होता है, जो इसको नापते हैं, हम मापते हैं उसको हर्ट्स में मापते हैं। ओके, यहाँ पे आप देखिए, इतने तरह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है होते हैं जो अर्थ सन से आते हैं, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव, ये आपका क्रम आपसे पूछा जा सकता है। ऐसे अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे आपका वेवलेंथ जो होता है वो बढ़ रहा है, क्योंकि आप देखेंगे जो ऐसे ये जो वेव चल रही हैं इसमें दो श्रृंगों के बीच की दूरी बढ़ रही है या फिर दो गर्तों के बीच की दूरी बढ़ रही है, इसलिए आप कहेंगे कि यहाँ पे वेवलेंथ जो है वो बढ़ रहा है। फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी चूँकि वेवलेंथ के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो व्युत्क्रमानुपाती होने का मतलब अगर वेवलेंथ बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी जो होगी वो क्या होगी? घटेगी। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एक ही सेकंड में बहुत ज़्यादा कंपन हो रहा है, इधर एक सेकंड की बात करें तो कम ही कंपन होगा, इसलिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम होगी और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो ऐसे जो है
अब आपको इसका क्रम याद रखना है, क्योंकि क्रम से क्वेश्चन पूछा जाता है, अरेंज करने के लिए आता है कि गामा रेज, उसके बाद आता है एक्स रेज, उसके बाद अल्ट्रावायलेट, उसके बाद विजिबल, उसके बाद इंफ्रारेड, उसके बाद माइक्रोवेव, उसके बाद रेडियो वेव। हम लोगों को क्या विजिबल होता है, तो विजिबल चूँकि रिमोट सेंसिंग में क्या यूज करते हैं, अगर हमको ये देखना हो तो कुछ अल्ट्रावायलेट की चीज़ें और पूरा विजिबल जो बैंड है उसको हम यूज करते हैं, और कुछ इंफ्रारेड की, यानी कि इंफ्रारेड, विजिबल और अल्ट्रावायलेट, इन तीनों चीज़ों का ही मेनली हम यूज करते हैं रिमोट सेंसिंग में। ओके, रिमोट सेंसिंग में इन्हीं तीनों का यूज होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो शब्द है ये आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, ये दो फील्ड से मिलकर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बना है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक यानी कि विद्युत और चुंबक, ये दोनों एक दूसरे के समांतर होंगे। अगर ये ऐसे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो ये ऐसे होगा। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको। अब बात करेंगे ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आ रहे हैं उनकी वेवलेंथ के बारे में। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, जैसे अगर हम एक्स रेज की बात करें, एक्स रेज, गामा रेज की अगर हम बात करें तो इनका जो वेवलेंथ होता है वो कम होता है। कम का मतलब 10⁻⁻12। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो 10⁻⁻12 है, 10⁻10 है, 10⁻8 है, 10⁻4, 1, यहाँ पे 1.0, फिर यहाँ पे 10⁻2, 10⁻4, ऐसे जो है जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी उतना अधिक आपका वेवलेंथ होगा। हम लोग क्या यूज करते हैं, विजिबल जो है यहाँ पे, विजिबल का कितना होता है तो 0.4 से लेके और 0.7 माइक्रोमीटर। ओके, रिमोट सेंसिंग में हम कहाँ से कहाँ तक की वेवलेंथ यूज करते हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे 0.4 से 0.7 तक विजिबल है। तो इसमें आपका मेनली 3 प्राइमरी कलर आते हैं मुख्य रूप से। तो आपके 7 आएंगे जिसको हम विबग्योर के नाम से जानते हैं, VIBGYOR, यानी कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। लेकिन जो मेनली जो इसको प्राइमरी कलर कहा जाता है वो ब्लू, ग्रीन और रेड होते हैं। ये तीनों भी 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर जो वेवलेंथ है उसके रेंज में आते हैं। और रिमोट सेंसिंग में अल्ट्रावायलेट की कुछ बैंड और इंफ्रारेड की कुछ बैंड और पूरा विजिबल बैंड जो है यूज किया जाता है रिमोट सेंसिंग के लिए। तो इतना आप लोगों के लिए BA 5th सेमेस्टर वालों के लिए काफ़ी होगा। तो आप लोगों से एक और इन्फॉर्मेशन पूछी जा सकती है, सारे जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में रेज आते हैं, जैसे गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, फोटोग्राफिक अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, ये सारी रेज के बारे में इंफॉर्मेशन पूछ सकता है। इन सब की जो वेवलेंथ है उसके बारे में पूछ सकता है। कौन कौन यूज़ होते हैं रिमोट सेंसिंग में, ये सारी चीज़ें पूछ सकता है। तो इसके बारे में आप इसको स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा। इसी तरह यहाँ पे अल्ट्रावायलेट के बारे में, विजिबल के बारे में, और मतलब जिससे भी रिमोट सेंसिंग हो सकता है उसके बारे में डिटेल यहाँ पे बताया गया है कि नैरो जोन होता है EMR का, शॉर्टर वेवलेंथ होता है इसका अल्ट्रावायलेट की अगर हम बात करें तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे आपके लिए। इसका भी स्क्रीनशॉट लेके आप देख लीजिएगा। इसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उस पर आपको मिल जाएगा। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम GIS को कवर करेंगे। ओके, धन्यवाद।